आप देख रहे हैं प्रभावशाली न्यूज। अब हर खबर होगी प्रभावशाली। मुंबई महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए मुंबई के मानकुर शुभम कोविड हॉस्पिटल नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ प्रभावशाली। स्वागत है फिर एक बार। बढ़ते कोरोना के संदर्भ में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना मरीजों को जो चीज़ें लगती है, ऑक्सीजन, बेड, क्या क्या चीज़ें आज जिनकी कमतरता और कहीं ना कहीं कमियां अपनी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हमारे साथ शुभम हॉस्पिटल के CEO डॉक्टर राजेंद्र निकम जी हैं। हम उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे कि उनके हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट है, किस तरीके से उनका इलाज किया जा रहा है, क्या क्या कमियां इस हॉस्पिटल में है, क्या दिक्कतें उनको आ रही है। हम सीधे उनसे बात करेंगे। निकम जी, स्वागत है आपका प्रभावशाली न्यूज़ में। क्या कहना चाहेंगे? आपका शुभम हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल है मानकुर जैसे बड़े इलाके में। मानकुर, महाराष्ट्र नगर, गवंडी बड़ा इलाका माना जाता है और यहाँ पर स्लम और झोपड़पट्टियाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में है। किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से हैंडल करते हैं, क्या दिक्कतें आपको आ रही है? देखिए, ऐसा है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है साउथ साइड में, साउथ मुंबई में बिच कैंडी है, जसलोक है, हिंदुजा है, नानावटी है। लेकिन ये जो आर्थिक दुर्बल घटक है, जो स्लम्स है, यहाँ पर ये जो बीमारी है कोविड जैसी महामारी है, ये बहुत ज़्यादा फैली हुई है और उसके हिसाब से यहाँ पर उतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स नहीं हैं जो कोविड का इलाज कर रहे हैं। और यही रीज़न था कि मैंने यहाँ पर यह हॉस्पिटल कोविड यूनिट करके गवर्नमेंट से डिक्लेयर करवा के लिया है। मेरे यहाँ पर पेशेंट को बहुत कम से कम चार्जेस में, दरों में यहाँ पर ट्रीटमेंट की जाती है। अगर कोई मरीज़ है जिसके पास अगर पैसे का अभाव है, कमी है, तो हम लोग बिना पैसे के भी उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ पर पेशेंट को रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। ये सब करने में बहुत सारी दिक्कतें आती है, क्योंकि क्या होता है, एजुकेशन उतना ज़्यादा ना होने के कारण यहाँ पर लोगों को, यहाँ पर जो मेरा हॉस्पिटल है, उनको ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल आ गया मतलब सब बीमारी यहाँ पे फैलेगी। और यहाँ पर उस शुरुआती दौर पे मुझे यहाँ पर हॉस्पिटल रन करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। लोग यहाँ पे कॉपरेट नहीं कर रहे थे। यहाँ के लोकल लोग हैं वो यहाँ पर हमें हॉस्पिटल बंद करो करके यहाँ पे बड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। लेकिन ओवर द पीरियड उनको हमने समझाया कि ऐसा नहीं है। अगर आपके घर में से अगर कोई कोविड का पेशेंट निकलता है और अगर उसको बड़े हॉस्पिटल में जाने की अगर उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो उसका इलाज कहाँ पर होगा। और यही रीज़न है कि यहाँ पर कोविड का हॉस्पिटल रहना ज़रूरी है। और उसी के हिसाब से अगर आप देखने जाओगे तो इतना बड़ा एरिया मेरे यहाँ पर होने के बाद, ये बड़ी सोसाइटी होने के बाद, तकरीबन यहाँ पर 850 फ्लैट्स है। और एक फ्लैट में अगर आप 5 भी लोग अगर गिनोगे तो भी 4000 के तकरीबन यहाँ पर लोग रहते हैं इस सोसाइटी में। लेकिन अभी तक यहाँ पर कोविड का बहुत ना के बराबर ही यहाँ पर मतलब मरीज़ पाए गए हैं। और इसी प्रकार की बहुत सारी तकलीफ़ें आती है। यहाँ पर ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो यहाँ पर बराबर होता नहीं है। और रेमडेसिविर इंजेक्शन है, टोजी इंजेक्शन है, उसका सप्लाई यहाँ पर होता नहीं है। और ये बहुत सारी दिक्कतें हैं जो हमें यहाँ पर ट्रीटमेंट करने में लोगों को आती है। क्या वजह है जो यहाँ पर जिस तरीके से रेमडेसिविर हो गई, टोई इंजेक्शन हो गया, जो काफ़ी जो दिक्कतें आ रही है, क्या वजह है, क्या कारण है जिसकी वजह से इतनी कमतरता या इतनी कमियां यहाँ पर दिखाई दे रही है? आपने उसका फॉलो किया और क्या उस आउटपुट आपको मिला है? क्या आपने सरकार के अधिकारियों से, जो मेडिकल अधिकारी है, उनसे आपने बातचीत की क्या इस बारे में?
कैसा है, मैंने एक वीडियो बीच में पोस्ट किया था, उसके लिए यूट्यूब पे मेरा एक वीडियो आया था, लोगों ने मेरे ही अप्लाई किया था, अपलोड किया था। उसमें मैंने कुछ चीज़ों के ऊपर आक्षेप लिया था कि जिस तरह से हम लोग कोविड के सामने खड़े हैं, ये तरीका सही नहीं है कोविड को डील करने का। और कोविड इतनी भयंकर बीमारी है कि ऐसी चीज़ों से कोविड ख़त्म होने वाला नहीं है। मतलब क्या होना चाहिए था कि ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, या फिर हॉस्पिटल के बिल्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो उनका ये हुआ। ये एक नियंत्रण होना चाहिए, उसके ऊपर गवर्नमेंट के शासन के शासन या फिर महानगर पालिका जो है उनका कंट्रोल बहुत सख्त होना चाहिए, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने मंगेश कुडाकर जो आमदार है उनसे भी मतलब मीटिंग किया हुआ है उसके लिए, उसको लेके, या फिर मैंने जो अपने बीएमसी के असिस्टेंट कमिश्नर है, सहायक उपायुक्त मनीष वालुन जी है, उनसे कल मेरा मीटिंग हुआ है। अभिमन्यु काड़े जो है एफडीए के जो ये है कमिश्नर है, उनसे भी बात हुआ है। तो इन लोगों से मेरा जो चर्चा हुआ है उसमें कुछ चीज़ें जो मेरे ऑब्जर्वेशन में थी मैंने उनके साथ में शेयर की है। और उसके अकॉर्डिंगली फिर कहीं से जैसे मंगेश कुडाकर है उन्होंने फिर मनीष वालुन सर है उनसे कोऑर्डिनेट करके दिया, मनीष वालुन सर है उन्होंने अभिमन्यु काड़े जो एफडीए के सीईओ है उनसे कोऑर्डिनेट करके दिया। और वहाँ पर ये जो हॉस्पिटल के जो बिल्स है, अगर एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है और अगर उसका एक दिन का बिल 30,000 रुपया होता है तो 10 दिन में 3 लाख रुपया अगर हॉस्पिटल का ही हुआ तो दवा का 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया, क्योंकि इंजेक्शन्स बहुत कॉस्टली आ रहे हैं। तो पेशेंट के पास 5-6 लाख रुपया गरीब लोगों के पास नहीं है। इसको मद्देनज़र रखते हुए मनीष वालुन जो सहायक आयुक्त है उन्होंने एश्योर किया कि सर हम लोग अभी यहाँ पर ऑडिटर को नियुक्त कर रहे हैं और हर हॉस्पिटल में ये जो ऑडिटर है उसके नंबर और नाम के साथ में अगर किसी की कोई बिलिंग के खिलाफ कंप्लेंट है तो वहाँ पे दर्ज करके हर हॉस्पिटल को डिस्प्ले करना कंपलसरी किया गया है। ये मेरा उनका कल के मीटिंग में तय हुआ है। उसके अलावा फिर जो अभिमन्यु काड़े सर है जो एफडीए के चीफ है, उनसे मेरा जो बात हुआ था वो ये बात था कि जो ऑक्सीजन का सप्लाई है उसके ऊपर कंट्रोल लाना ज़रूरी है। जो होल्ड करके लोगों ने ऑक्सीजन के सिलेंडर्स रखे हुए हैं जिसके कारण रोलिंग के लिए सिलेंडर्स नहीं मिल रहे और उसके कारण जो हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी आ रही है, उसके ऊपर भी किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है उसके बारे में भी हमारा डिस्कशन हुआ था। और शायद अगर वो इफेक्ट में आता है तो वो भी कमी थोड़ी बहुत मात्रा में मेरे विभाग में तो डेफिनेटली कम ख़त्म हो जाएगी। निकम जी, क्या ये सही वक्त है कालाबाजारी करना? जिस तरीके से पेशेंट्स की जान जा रही है, आम आदमी की जान जा रही है, मौत से लड़ रहा है एक सामान्य नागरिक, एक इंसान मौत के उस कतार पर खड़ा है और इस तरीके से कालाबाजारियाँ हो रही है। जीवन दान देना सबसे बड़ी बात होती है, लेकिन इधर लोग जान से खेल रहे हैं, एक चंद पैसों के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस तरीके से भ्रष्टाचार, ये सही वक्त है क्योंकि लोग एक जगह पर मर रहे हैं, कई लोग अपने घर के कर्ता धर्ता को गंवा रहे हैं और इस तरीके से बड़ी मात्रा में कालाबाजारी जो हो रही है, क्या इस पर आपका कहना है? देखिए कैसा है, इंजेक्शन की कालाबाजारी तो किसी भी तरह से सही नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आज जो इंजेक्शन का MRP 890 है वो इंजेक्शन 18,000 रुपये में बेचा जा रहा है। अभी भी मुझे कॉल्स आते हैं कि सर इंजेक्शन किसी को चाहिए तो बोलिए, और अभी भी मुझे कॉल आते हैं कि सर मुझे इंजेक्शन अर्जेंटली चाहिए। अगर दोनों को अगर एक साथ कोऑर्डिनेट करके दिया जाए तो जिसको चाहिए उसका कैपेसिटी नहीं है कि वो एक इंजेक्शन जो 800-1000 रुपये में आता है उसका वो 18,000 रुपया पे करे। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जो निचले तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको ये ट्रीटमेंट से हाथ धोना पड़ रहा है, जिसके कारण उस तबके में ज़्यादा मौतें हो रही है। पहली बात। दूसरी बात तो ये भी है कि उसके अलावा ऐसा सिचुएशन आता जा रहा है कि कुछ पॉलिटिशियंस हैं या कुछ अधिकारी हैं, उनको जिनसे मेरी मीटिंग हुई थी कल के दिन में, उन लोगों के साथ में जो जॉइंट मीटिंग किया गया उसमें अभी उसके ऊपर कंट्रोल करने का एक नया फार्मूला निकाला गया है। उसके तहत तो कंट्रोल किया जाएगा ऐसे मैं आशा रखता हूँ। लेकिन उसके बावजूद समाज के कुछ लोग हैं, उन्होंने आगे आना चाहिए। जैसे अभी मेरे ही हॉस्पिटल से अगर मेरी मौसी अगर नीचे उतरती है तो लोग उसको रोकते थे कि आप यहाँ पर कोविड हॉस्पिटल है, यहाँ पे कचरा मत फेंको, यहाँ पर आप आना जाना आपका ये मत करो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके घर में अगर कोई कोविड का पेशेंट निकलता है, अगर उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए अगर हमने मना किया तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो डेफिनेटली आपने उन जो कर्मचारी है, जो आरोग्य कर्मचारी है, उनको रोकना भी नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। निकम जी, लोगों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है, जो संयमशीलता है वो टूटते जा रही है, क्योंकि सामान्य जो नागरिक है, जो आम आदमी है, जिसका हाथ पर घर चलता है, गुजर बसर करता है, अपने परिवार का पेट पालता है वो, और ऐसे कि जब ऐसे वक्त में जब इस तरीके से जब चीज़ों का सामना उसको करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं सब्र का बांध टूटने से पहले अगर ये सब चीज़ें सही हो जाए और कंट्रोल में आ जाए तो लोगों को भी काफ़ी बड़ी राहत मिल सकती है। तो इस समय डॉक्टर्स हो,
नेता हो, हर कोई हो, इस पर सोचना चाहिए और लोगों को, आम आदमी को कहीं ना कहीं राहत मिलनी चाहिए। लगता है आपको ऐसा? देखिए, जो पॉलिटिशियंस हैं जो नेता लोग हैं, उनको तो मैं अपील करता हूँ, जैसे आप वोटिंग के टाइम पे लोगों को घर से निकाल के वोट करवाते हो ना, वैसे अभी आप खुद बाहर निकलो, आपके कार्यकर्ताओं को बाहर निकालो और जिन लोगों को कोविड का वैक्सीन लगना चाहिए उन लोगों को आप लेके जाओ, वैक्सीन दिलवाओ और फिर उनको घर पे छोड़ दो। उसी तरह से जो जो लोगों को ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए भी कोई ना कोई आप प्रावधान करो जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिले। जो अधिकारी लोग हैं जो काला बाजार कर रहे हैं, जो अधिकारी लोग हैं जो सही से काम नहीं कर रहे, उन लोगों के ऊपर भी आप आपका कंट्रोल ले लो। ये मेरा पॉलिटिशियंस लोगों से रिक्वेस्ट है, समाज के लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कोविड जैसी महामारी को घर में रहकर उसको कंट्रोल में रखने के लिए मदद करें सरकार की, और लोगों को भी मदद करें। और डॉक्टर्स को मेरा अपील है कि आप पेशेंट का बिल जो है वो जो 3 गुना 4 गुना आप ले रहे हो, उसकी जगह पे जितना ज़रूरत है उतना ही बिल ले लो। ये सही समय नहीं है आपको पैसे कमाने का, ये सही समय है आपको लोगों को मदद करने का। तो थोड़ा समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो आगे आए, डॉक्टर्स आगे आए, शासन के अधिकारी आगे आए, पॉलिटिशियंस आगे आए, तो डेफिनेटली हम लोग कोविड के आगे जीत सकते हैं, वरना ये जीत बहुत डिले या मुश्किल हो जाएगी। क्या और कोई ऐसा अहम मुद्दा है जो आपकी नज़रों में है और वो कहीं ना कहीं उसका हल होना चाहिए? क्या है आपके नज़रों में, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको अब ज़रूरत है और उसको पूरा होना चाहिए? महाराष्ट्र सरकार उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, आरोग्य मंत्री उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ऐसा कौन सा अहम मुद्दा है आपका? देखो, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप ठीक से गौर करोगे तो मुझे ऐसा कहना है कि जैसे हम लोग वोटिंग के लिए जो 18 साल के ऊपर के इंसान को वोट करने के लिए अलाउड करते हैं, या फिर जैसे हम लोग रेशन कार्ड में एक कुटुंब प्रमुख होता है, वैसा एक हर रेशन कार्ड पे हर फैमिली का एक मेंबर है, उसको चुनना चाहिए। और उस इंसान को चुनने के बाद वो इंसान वो होना चाहिए जो घर के बाहर जॉब के लिए जा रहा है, वो इंसान ही सब्जी लेने के लिए जाए, वही इंसान दवाई लेने के लिए जाए, वही इंसान जो भी ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए घर के बाहर निकले, ताकि घर भी चले और उसी इंसान को कोविड का वैक्सीन सबसे पहले लगे। क्योंकि होता क्या है, आज 80 साल के इंसान को अगर हमने कोविड का वैक्सीन लगा दिया तो वो बेचारा घर पे बेड पे पड़े रहने वाला है, ना वो कोविड के पेशेंट के पास जाने वाला है, ना कोविड उसके पास आने वाला है। तो कोविड तक पहुंचने वाला जो इंसान है वो काम करने वाला इंसान है, बाजार में जाने वाला इंसान है, तो उस इंसान को सबसे पहले कोविड का वैक्सीन लगना चाहिए जो उस घर को हेड करता है, जिसके कारण क्या होगा कि बाहर से बीमारी घर में नहीं जाएगी और फिर कोविड के ऊपर हम लोग अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे और भी मुद्दे हैं, लेकिन फ़िलहाल इतना ही। जी, खूब खूब धन्यवाद जी। आपने देखा कि राजेंद्र निखम जी ने काफ़ी अच्छी तरीके से मालूमात दी है। तो वक्त है साथ रहने का, साथ खड़े रहने का, तो ज़रूर आगे आइए। ये वक्त इंसानियत का है, तो इंसानियत दिखाना हमें बहुत ज़रूरी है। ये कोविड की जो समस्या, ये कोविड की जो महामारी चल रही है, कहीं ना कहीं इस पर मात देने के लिए हम सबको एक साथ एक ताकत बनकर खड़ा रहना, ये अभी की ज़रूरत है। कैमरामैन विजय के साथ में स्टीवन जॉन, प्रभावशाली न्यूज़, मुंबई।